एएस के क्लासेस में आपका स्वागत है और आज एएस के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 अर्थात एनएएस का पेपर। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि कल है 12 नवंबर और कल है आपके एनएएस का एग्ज़ाम। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट का पेपर। इस पेपर से 60 से 70% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एनएएस में देखने को मिलेगा। तो फटाफट देख लीजिए सोशल साइंस का पेपर। मैं इसमें से अवेब 50 या 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फटाफट देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर और किस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक चीज़ कवर करेंगे, वो भी आसान भाषा में। तो वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आपको किसी भी क्लास का एनएस का पेपर देखना हो, चाहे वो रियल पेपर हो या मॉडल पेपर, उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जाइए प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें मिलता है पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कहता है मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। और होशंगाबाद कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। पहला क्वेश्चन मेरा स्टार्ट हो गया है और ऐसे ही मैं कई सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, सभी का आंसर आपको करना है क्योंकि कल है आपका फाइनल एग्जाम। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अपना लोकेशन फाइंड कर रहा है तो उसके लिए क्या जानना चाहिए, मतलब क्या जान करके वो लोकेशन फाइंड कर सकता है। तो जैसे कि आप ग्लोब तो देखे ही होंगे, तो ग्लोब में दो रेखाएं रहती हैं, एक होती है अक्षांश रेखाएं और दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। तो यदि किसी भी व्यक्ति को अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं का ज्ञान है, वह आसानी से अपना लोकेशन फाइंड कर सकता है। आपको मैं यहाँ तक इतना बता देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप जिस घर में बैठे हैं, किस लोकेशन में बैठे हैं, अगर आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं अच्छे से आता है ना, तो आप कहाँ पर बैठे हैं ये तक बता सकते हैं। और इसी के थ्रू सभी देश का नक्शा तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है किस प्रकार के वनों में शुष्क शुष्क मतलब क्या होता है, सूखा, ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि शुष्क ऋतु जब आता है तो किस टाइप के पेड़ होते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। जैसे आप देखे होंगे ना, जैसे ही गर्मी आना स्टार्ट होगा तो बहुत से पेड़ अपने पत्ते गिराने स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, महुआ का जो आपने पेड़ देखा होगा, महुआ देवी, ठीक है, उसे देवी अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि शराब बन जाता है। महुआ का आपने पेड़ देखा होगा, तो जैसे ही गर्मी स्टार्ट होता है ना, तो महुआ अपना पत्ता गिराना प्रारंभ कर देता है और जैसे ही और ज़्यादा गर्मी आने लगता है तो उसमें पत्ता आने लगता है। ठीक अपोजिट होता है। और कोई कोई महुआ पेड़ ऐसा होता है कि गर्मी आते ही पत्ते गिराने लगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऐसे कौन से वन हैं जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पर्णपाती। नाम से स्पष्ट है, पर्णपाती मतलब पत्ते को पाना या पत्ते को गिराना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जून के मध्य में पश्चिम घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अच्छा, पश्चिम घाट क्या है तो इसको जरा समझिएगा। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक, ये रहा। इस भारत में दो घाट है क्योंकि यहाँ पर पूरा समुद्र है, तो इसे हम बोलते हैं, सबसे पहले इसका आप डायरेक्शन देखिए। ठीक, मैं और ज़्यादा इसको डेफिनेशन समझाता हूँ। यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर क्या है दक्षिण, और यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर है पश्चिम। ठीक, तो पश्चिम घाट बोला है ना, तो पश्चिम जब इधर है भैया तो पश्चिम घाट ये होगा। इसे कौन सा घाट बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे पूर्वी घाट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। जून के मध्य में पश्चिम घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही जून का बीच का महीना आता है, मतलब 15 जून या 16 जून, तो उसके मध्य में जो वर्षा होती है, तो ऐसा क्या कारण है जिसके कारण पश्चिम घाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर होगा उच्चावच लक्षण। अब उच्चावच क्या है, देखिए उच्चावच उसे बोलते हैं पर्वत पठार मैदान, इसे कहते हैं उच्चावच, क्योंकि तीनों की ऊंचाइयां अलग अलग है। ठीक, कुछ है इस प्रकार से, इसलिए इन्हें उच्चावच कहते हैं। इनको ज़्यादा डेप्थ में समझने के लिए ना, जब मैं आपका क्लास लूँगा और एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा तो उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाकर के बात करूँगा, क्योंकि कल ही एग्जाम है तो अभी ज़्यादा समय नहीं है डेप्थ में जाकर के बात करने का। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल
कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ सूती वस्त्र बने मतलब कपड़े, रबर बने, खाने का तेल बने जो आप खाते हैं ना मीठा तेल, कई प्रकार के तेल आते हैं रिफाइनरी वैनरी का, ठीक। और कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कृषि उद्योग। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधे रॉ मटेरियल से यहाँ पर बनता है। जैसे सूती वस्त्र के लिए आप सबसे पहले कपास का उत्पादन करेंगे और कपास को सीधे आप भेज देंगे सूती वस्त्र उद्योग में तो कपड़े बन जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में इसे रखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अरे अरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। मानचित्र पर दर्शाई गई नदी आर को पहचाने। देखते हैं कौन सी नदी दर्शाई गई है मानचित्र में और इसे पहचानना है। देखिए आर नदी ये है भैया, ठीक। अब ये है कौन सी नदी? आर मतलब रिवर से इसे डोनेट कर दिया है, ठीक है। देख लीजिए महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स महानदी। ये है महानदी। अब देख लेते हैं इसका लोकेशन कैसे है। देखिए इसको मैं थोड़ी और क्लियर कर देता हूँ और थोड़ी अच्छे से बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर तो बहती भई नर्मदा नदी, ठीक। फिर यहाँ पर कृष्णा, यहाँ पर कावेरी, कृष्णा कावेरी, गोदावरी बह गई, ठीक। इस प्रकार से नदियाँ बहती, लेकिन यह नदी गया है किधर? उड़ीसा की तरफ। यहाँ पर है उड़ीसा और उड़ीसा में एकमात्र नदी महानदी ही बहती है, ठीक है। तो आपको लोकेशन भी देखना है कि हमारा राज्य कौन सा है। ये देख लीजिए यहाँ पर कौन सा राज्य है? उड़ीसा। और उड़ीसा में कौन सी नदी है? महानदी है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महानदी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें और जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानें। छायांकित क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक। तो इसको पहचानना है। चलिए आगे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो ये रहे इसके ऑप्शंस। कोरोमंडल तट, कोंकण तट, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारा, दक्कन का पठार। चलिए इसका लोकेशन हम बात करते हैं। सबसे पहले भैया दक्कन का पठार है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं, ठीक। ऑप्शन में कट गया। अब आता है कोरोमंडल और कोंकण तट। तो कोंकण तट है गुजरात में और छायांकित भाग तो ऊपर है, तो ये भी होगा नहीं, ठीक। कोरोमंडल तट नीचे है, यहाँ है कोरोमंडल तट, तो ये भी होगा नहीं। बचा क्या? अरावली के पश्चिमी किनारा। और अरावली पर्वत ही तो दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक फैला है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए जब आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे ना तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको एक एक चीज़ अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर समझ में आया तो वीडियो को बैक कीजिएगा और बैक करके अगेन देखिएगा। यकीन मानिए यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा 7वां नंबर कहता है लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? मतलब कहाँ पर लोहा पाया जाता है, ठीक। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत तो बर्फ जमा है, ठीक। तो ये तो होगा नहीं, ठीक। इंडो गंगा के किनारे, गंगा के किनारे तो भैया खेती होती है, तो ये तो होगा नहीं। और सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र गंगा नदी का किनारा ही है ना, जैसे कि आप अपनी किताब में पढ़े होंगे। छोटा नागपुर का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी लौह अयस्क का खदान है ही नहीं। तो बचा क्या? छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड के आसपास लगता है, तो यही तो इसका सॉरी छोटा नागपुर पठार जो आपके मध्य प्रदेश के नीचे देखने को मिलता है, और यही तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि लोहा छोटा नागपुर के पठार में अधिक पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताइए निम्नीकरण क्या होता है, ठीक। तो निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि भूमि का क्षरण होना या भूमि का नुकसान पहुंचना, ठीक। जो आप उर्वरक योग्य जमीन है ना उसका ह्रास होना, इसे हम कहते हैं निम्नीकरण। तो पंजाब में ऐसा क्या कारण है कि जिस कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है? मतलब भूमि से मिट्टी कट रहा है और वेरियस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो पंजाब में ना सबसे अधिक लोग सिंचाई करते हैं क्योंकि खेती अधिक होती है, इसलिए सिंचाई करते हैं। तो अधिक सिंचाई या अति सिंचाई इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें को क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो वर्षा ऋतु में फसल उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं भैया खरीफ की फसलें। लेकिन अभी जो ग्रीष्म ऋतु आने वाला है, अभी आपके नवंबर दिसंबर में बोई जाएगी, उसे कहेंगे रबी की फसलें। और आपके घर में यदि न्यूज़पेपर आता होगा तो आप उसमें देख रहे होंगे कि रबी की फसलें का रजिस्ट्रेशन होने लगा है। रजिस्ट्रेशन कैसे? कि मतलब जिन किसानों को फसल नुकसान हो जाता है ना, उनका रजिस्ट्रेशन होने लगा है। तो देखिए आपको खेल खेल में इस चीज़ का आंसर पता चल गया यार। और जो गांव से बिलोंग करता है ना कोई, वो तो बेहतर जानता है, उनसे बेहतर तो जान ही नहीं सकता कोई, क्योंकि वो देखते हैं डेली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा प्रश्न कहता है उस प्रदेश को पहचाने जहां पर भूमि संचरण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। सबसे पहले एक बात बताइए,
अगर कोई मैदानी इलाका है तो क्या यहाँ सीढ़ी बना करके खेती करेंगे? भाई क्यों करेंगे मैदान में कोई सीढ़ी बना करके, ये बताओ। कोई किसी की इतना टाइम नहीं है भाई कि पहले सीढ़ी बनाए फिर जा करके वहाँ पर खेती करे, इतना टाइम नहीं है। मैदान है तो सिंपल सा ट्रैक्टर लेगा और वहाँ पर जुताई करवा करके और सीधे बुआई करवा देगा। ठीक, तो यदि कोई मैदान इलाका है तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। ठीक, चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में, रेगिस्तान। एक बात बताइए, रेगिस्तान में तो खेती ही नहीं होती है, बालू में कभी कोई खेती करता है क्या? क्या आप नदी के ऊपर कभी खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, रेगिस्तान तो होगा नहीं। अब बचा दो क्षेत्र, डेल्टा और पहाड़ी। डेल्टा मतलब क्या होता है बताओ? डेल्टा मतलब होता है गड्ढा। कोई गड्ढे में जाकर खेती करेगा? नहीं कर देगा ना। आपके खेत में कहीं पर गड्ढे होंगे तो आप उसे छोड़ देते हैं साइड में, भाई रहने दो। बचा पहाड़ी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पहाड़ी, यही इसका सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर आलू की खेती की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त हो करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और इसीलिए यहीं पर सर्वाधिक खेती होती है। अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ से हैं ना तो वो तो बेहतर तरीके से जानते हैं, और जो नहीं है उनको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फलीदार फसलों का उदाहरण है। फलीदार मतलब वे फसलें जो फल देती हैं, तो इसका सही उदाहरण क्या होगा? तो दाल। दाल में आप देखेंगे तो दाल में फलीदार फल मतलब छोटे छोटे दाने रहते हैं और उसको ही हम बीज से तोड़ करके या फोड़ करके और फिर दाल बना लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून बरसात को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 अम्र वर्षा। केरल और कर्नाटक में जो पूर्वी मानसून बरसात होता है उसे अम्र वर्षा कहा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सौर्य भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान रहता है, उस स्थान को पहचाने जहां पर वह रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए शिलांग। देखिए समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर शिलांग ही स्थित है। शिलांग बहुत ऊंचाई पर स्थित है यार, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? शिलांग। शिलांग कहाँ है? इस चीज़ का आंसर ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे मुझे उम्मीद बता सकते हैं यार, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, 8th के स्टूडेंट हैं, वो इतना तो पता होगा, मुझे पूरा भरोसा है, पक्का भरोसा है, और आपको बताना भी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण, प्रचुर मतलब कम वर्षा जहाँ हो, वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? एक बात बताओ, जहाँ पर खेती अच्छी होगी और प्रचुर मतलब वर्षा ठीक ठाक होगा, ना तो बहुत अधिक ना तो बहुत कम, ठीक, तो वहाँ पर जनसंख्या कैसी होगी? सिंपल सा है यार, ऐसे स्थानों पर जाकर के सब रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का मिट्टी उपजाऊ भी है और वर्षा भी, ना तो बाढ़ आता है ना तो सूखा पड़ता है, तो सबसे अधिक लोग रहेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उत्तर प्रदेश। देख लीजिए वहाँ जनसंख्या कितनी है, क्योंकि वहाँ पर गंगा का मैदान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक ही बात कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, और मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा ठीक 1 घंटे बाद, उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। देखिए पूरे क्वेश्चंस लेकर के मैं हूं और यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिएगा इंस्टा पर, ठीक है? तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक आए। और दोस्तों के साथ घुमा दो यार, आग की तरह फैला दो, ताकि आपके साथ साथ उनको भी प्रॉफिट मिल सके। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।